नमस्कार साथियों, एक्सीलेंट क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। आइए संवैधानिक ज्ञान और आधुनिक विद्या के संगम में डुबकी लगाते हुए अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आइए साथियों, आज हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए हम देखेंगे आज, है ना, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की, तो क्या है, अनुच्छेद 74 में लिख रखा है कि, है ना, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसकी मुखिया जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी अगर बात कर दे कि प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख कहाँ पे है, तो इतना ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 74 में है। क्या लिखा है, तो वापस याद रखें क्या लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद के गठन से संबंधित है, और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है उसी को क्या बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री बोलते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए 74 के अनुसार कौन कौन सी बातें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भाई। 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और जो मंत्री परिषद होगा उसका मुखिया कौन होगा, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इतना ध्यान रखेंगे। अब आगे क्या लिखा है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह तो देगी, और उसके बाद क्या होगा भैया कि मंत्री परिषद, समझ रहे हैं ना, राष्ट्रपति के निर्णयों की, यानी मंत्री परिषद के जो निर्णय होंगे उसे राष्ट्रपति लागू करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे। मंत्री परिषद क्या करती है, वापस सुन लें, अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो मंत्री परिषद है राष्ट्रपति को सलाह देती है, और इसी सलाह को राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो लागू करते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या है कि 74 क्या बोलता है, मंत्री परिषद की भूमिका और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, उसके बारे में बोल रखा अनुच्छेद 74। इतना ध्यान रखेंगे। आइए अगर हम बात कर लें भाई कि मंत्री परिषद जो है उसकी सलाह पे राष्ट्रपति कार्य करते हैं, ऐसा लिख रखा है। तो क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सभी सलाहों को मानते हैं, या फिर मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं? तो इसको ध्यान रखेंगे। 1978 के पहले, याद रखेंगे क्या है कि 1978 के पहले मंत्री परिषद की सलाह को जो राष्ट्रपति है ना, वो अनिवार्य रूप से मानते थे। यानी मंत्री परिषद जो भी निर्णय लेती थी, राष्ट्रपति उस पे अनिवार्य रूप से सहमति देते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने, समझ रहे ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की बाध्यता को समाप्त कर दिए। यानी जो मंत्री परिषद की, है ना, सलाह की अनिवार्यता थी कि वो अगर सलाह दे देंगे तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो अनिवार्य रूप से उस पर सहमति देंगे। इस बाध्यता को उन्होंने समाप्त कर दिया और ऐसी व्यवस्था बनाई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, एक बार वापस ध्यान रखें, आप क्या लिख रखा था, पहले क्या व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे और मंत्री परिषद की सभी सलाहों को राष्ट्रपति मानेंगे। पहले ऐसा हुआ करता था। अगर कोई प्रस्ताव भेज रहा है मंत्री परिषद, तो राष्ट्रपति उस बात से सहमत हो ना हो, उन्हें सहमति देनी पड़ती थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के द्वारा, है ना, संविधान संशोधन करके ऐसी व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति जो अनिवार्य रूप से, है ना, मंत्री परिषद की सलाह को मानते थे, उस सलाह के लिए एक प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई मंत्री परिषद सलाह दे रही है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब देखिए क्या लिखा है आगे कि मंत्री परिषद के द्वारा दी गई राष्ट्रपति को सलाह को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
चलेंगे लिखा है चैलेंज, यानी आप क्या नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते हो, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, तो हमने क्या देखा कि अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है, और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद की सलाह को अनिवार्य रूप से पहले मानता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रपति की बाध्यता या अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मंत्री परिषद कोई प्रस्ताव दे रहा है राष्ट्रपति को, तो जो राष्ट्रपति हैं वो प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। कब किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब देखिए, अगर मंत्री परिषद कोई प्रस्ताव दिया है, कोई सलाह दिया है, तो उस बात को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अब आइए आगे देखते हैं। अब बात कर लें हम कि मंत्री परिषद की संरचना के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 75 के बारे में बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 75 में क्या लिखा है, 75 में 5 या 6 बातें हैं, आइए देख लेते हैं। क्या बोल रखा है अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा मंत्री परिषद की संरचना के बारे में बताता है। यानी अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, और जो मंत्री परिषद है उसकी संरचना क्या होगी, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, इन सब बातों का उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। क्या लिखा है अनुच्छेद 75(1) में, यानी 75 की पहली बात क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इतना ध्यान रखेंगे। यानी जो प्रधानमंत्री है ना, उनकी नियुक्ति कौन करेगा मेरे भाई, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 75 में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं। फिर आगे क्या लिखा है 75 है ना, 75 में ही कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या बोला है मेरे भाई कि जो 75(2) है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। यानी वही बात है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, आगे क्या है कि केंद्रीय मंत्री है ना अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी केंद्रीय मंत्री हैं वो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति की जब तक मर्जी होती है ना, तब तक के लिए ही केंद्रीय मंत्री पद पे रहते हैं। अब देखिए, ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां नहीं है। यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ना तो किसी को मंत्री बनाते हैं और ना ही अपनी मर्जी से किसी को मंत्री पद से हटा सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या होता है, तो मंत्री परिषद अथवा प्रधानमंत्री की सलाह पे होता है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है 75(3) में कि जो आपके है ना मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात कर दे तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या फिर जिम्मेदार होती है, सामूहिक रूप से। लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात कर दे कि जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी होंगे, तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाएंगे, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आइए 75(4) में क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वह मंत्री के रूप में 6 महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। समझे ना, यानी अगर कोई भी व्यक्ति है वो मंत्री बनना चाहता है तो ठीक है, बन सकता है। उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन से सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, उसे लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य बनना पड़ेगा। यानी लोकसभा से सांसद हो जाए अथवा राज्यसभा से। एक बात ध्यान रखेंगे कि लोकसभा हो अथवा राज्यसभा हो, किसी भी सदन का कोई भी व्यक्ति
प्रधानमंत्री बन सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को, उस सांसद को, है ना, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। वो राज्यसभा का होगा तब भी बन सकता है, वो लोकसभा का होगा तब भी बन सकता है। हाँ, इसके लिए कंडीशन है कि उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। उसके बाद 75(5) में क्या लिखा है कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 75% से अधिक, ये 15% से अधिक नहीं होगा, इसे ध्यान रखेंगे। यानी जितने भी मंत्री हैं ना, उन मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसका 15% लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसे ध्यान देंगे। ठीक मेरे भाई। तो अब ये क्यों हुआ था कि पहले क्या होता था कि, है ना, जो पार्टियां थी वो पार्टियां क्या करती थी कि लालच में आके किसी बड़ी पार्टी से, है ना, गठबंधन कर लेती थी मंत्री बनने के चक्कर में। तो ऐसा होता था कि मंत्रियों की भरमार हो जाती थी। तो इसी मंत्रियों की भरमार को खत्म करने के लिए ये कंडीशन लाया गया कि जो भी लोग अगर मंत्री बनना चाहते हैं ठीक है बना दीजिए, लेकिन मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब आगे क्या बोल रखा है, 75(6) की बात करते, है ना। अनुच्छेद 75(6) में क्या बोला है कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी मंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण करे। यानी अनुच्छेद 75(6) में मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की गई है। और ये शक्ति किसके पास होगी मेरे भाई, तो संसद के पास होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 75(6) में संसद को ये पावर दी गई है कि वो मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कर सके, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइए, ये तो हो गया। अब बात कर ले हम कि प्रधानमंत्री के पद की योग्यता क्या होती है। योग्यता के बारे में बात करते हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनकी योग्यता क्या होगी। तो आइए देखिए बात करें। अगर हम बात कर लें कि प्रधानमंत्री की पद की योग्यता, तो प्रधानमंत्री के पद की योग्यता का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसके बारे में क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। मगर क्या है कि जो प्रधानमंत्री है वो एक मंत्री है, और प्रधानमंत्री एक मंत्री है तो जो मंत्री बनने की योग्यता होती है वही क्या होगा, आपका प्रधानमंत्री पद की भी योग्यता हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइए, यानी प्रधानमंत्री के पद की योग्यता का सीधा कुछ बात नहीं लिखा है, मगर प्रधानमंत्री एक मंत्री होता है, इसलिए क्या होगा कि जो मंत्री पद की योग्यता होती है वही क्या हो जाएगी, तो प्रधानमंत्री की हो जाएगी। ठीक मेरे भाई। अब देखिए आगे क्या है कि राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं और बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं और बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इन बातों का उल्लेख अनुच्छेद 75 में नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो अब ये तो बात हो गया। अब बात करते हैं हम मंत्रिमंडल जो शब्द है ना। ये तो लिखा था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो राष्ट्रपति हैं वो कार्य करेंगे। तो मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित कहाँ किया गया है, इसे ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 352(3) में, यानी अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया गया है। अब ये कहानी क्या थी 352 में, तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के बारे में आप सुने होंगे। नहीं जानते हैं तो राष्ट्रपति टॉपिक हम पढ़ा रखे हैं, वहां पे जाइएगा तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में मिल जाएगा, आपातकालीन शक्तियों। तो वहां 352 के और 356 और 360 के दर्शन हो जाएंगे आपको। तो क्या बोल रखा है कि 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित किया गया है। अब ये बात जुड़ती है ना 1975 के इमरजेंसी से, सुन रहे ना आप। तो इमरजेंसी जो हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, उसमें ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने फोन किया और जो उस समय फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया कि शांति से एक फोन कॉल पे ही इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ठीक मेरे भाई।
तो उसी को ये 44वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधित करके मोरारजी देसाई की सरकार होगी। अब वहीं पे एक बात ऐड किया जाएगा और 1978 में, है ना, क्या किया जाएगा मेरे भाई कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल लागू करेगा। समझ रहे मेरे भाई? तो इस शब्द को यानी मंत्रिमंडल शब्द को ही कहाँ पे जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 352(3) में जोड़ा गया, इसे ध्यान रखेंगे। यानी अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ने का तात्पर्य क्या था कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। ऐसे ओरल या मुंह जमाने या फोन के माध्यम से नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? अब आइए अब हम बात कर लें, है ना, अनुच्छेद 77 के अनुसार क्या लिखा है अनुच्छेद 77 में, इसे देख लेते हैं। क्या बोला है कि अनुच्छेद 77 संघ सरकार अथवा केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इतना ध्यान रखेंगे, जो केंद्र सरकार है ना उसके सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेश और अन्य लिखित दस्तावेजों को राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी आदेश जारी होंगे, है ना, जितने भी दस्तावेज जारी होंगे उन्हें प्रमाणित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? उसके बाद क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेश और दस्तावेजों की वैधता एक तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, उसकी वैलिडिटी चेक करना पड़ेगा, है ना, कि वैधता पर कोई प्रश्न उठाया नहीं जा सकता अगर वे निर्धारित तरीके से प्रमाणित हुए हैं। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी आदेश जारी होंगे, जितने भी लिखित दस्तावेज होंगे, उनको पहले तो प्रमाणित किया जाएगा और अगर कोई चीज प्रमाणित हो चुकी है तो उनकी वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। ये बात कहाँ लिखा है? तो अनुच्छेद 77 में लिखा है। ठीक मेरे भाई? एक बार वापस देख ले 77 में क्या लिखा है कि केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम से किए जाने वाले सभी दस्तावेज, है ना, यानी जितने भी दस्तावेज है अगर राष्ट्रपति के आदेश से है, ठीक मेरे भाई, तो उनको प्रमाणित किया जाएगा। अगर प्रमाणित किया गया है तो उस पर कोई भी वैधता यानी उसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई? अब आइए, अब ये तो हो गया। उसके बाद क्या लिखा है ना, 77 में क्या लिखा क्या है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि बंटवारे के समय कार्य आवंटन का नियम राष्ट्रपति बनाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। यानी जो मंत्री बनते हैं ना, तो मंत्री पद का शपथ लेते हैं, समझ रहे ना, केवल मंत्री पद की शपथ लेते हैं कि मान लीजिए मैं अमित शाह मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेता हूँ, इस तरह का शपथ लेंगे। वो विभागों का शपथ नहीं लेते हैं। यानी मैं अमित शाह, है ना, होम मिनिस्ट्री की शपथ लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय की शपथ लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्या करते, वो केवल मंत्री पद की शपथ लेते हैं कि मैं फलाने मंत्री पद की गोपनीयता का शपथ लेता हूँ, संविधान के प्रति अपने निष्ठा रखूंगा, उसके आदर्शों पे चलूंगा, ऐसा करके वो शपथ लेते हैं। लेकिन वे विभागों का शपथ नहीं लेते हैं। तो सारे मंत्री जितने होते हैं ना, वो मंत्री पद का शपथ ले लेंगे। अब मंत्रियों की एक बैठक होगी और बैठक में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। लेकिन मंत्रालय देने के जो नियम होंगे ना, वो आपके राष्ट्रपति तय करेंगे। इस बात को बस ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ही ये लिखा हुआ है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा तो प्रधानमंत्री करते हैं, मगर कार्य आवंटन के जो नियम हैं वो राष्ट्रपति बनाते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब है अनुच्छेद 78। क्या बोल रखा है अनुच्छेद 78? जरा देखिए तो अनुच्छेद 78 में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है अनुच्छेद 78। वापस सुन लीजिएगा, अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री के जो संवैधानिक कर्तव्य हैं राष्ट्रपति के प्रति, उसका उल्लेख करता है अनुच्छेद 78। क्या लिख रखा है भैया?
है ना, जिसके तहत 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 78 में 3 मुख्य बातें हैं जो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को, है ना, निर्देशित करती हैं। पहला क्या है कि अगर राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगेंगे देश की शासन व्यवस्था के बारे में, तो प्रधानमंत्री को वो जानकारी राष्ट्रपति महोदय को उपलब्ध कराना होगा। यानी देश की शासन व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा लिख रखा है। ठीक। दूसरी बात क्या है मेरे भाई कि, है ना, कोई विधि निर्माण करना है, कोई कानून बनाना है, उस कानून बनाने के संबंध में जो जानकारी होगी ना, वो भी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएंगे प्रधानमंत्री महोदय। इसको ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा कहे जाने पर किसी भी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाएंगे कौन? प्रधानमंत्री। इतना ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति जो भी संवैधानिक कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 78 में। ठीक। पहला कर्तव्य क्या है कि अगर राष्ट्रपति महोदय मांगेंगे जानकारी की भैया प्रधानमंत्री जी बताइए देश की शासन व्यवस्था कैसी चल रही है, आप जानकारी उपलब्ध कराइए, तो प्रधानमंत्री महोदय जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद क्या है कि प्रधानमंत्री जी से फिर राष्ट्रपति कह सकते हैं कि आप जो भी, है ना, कानून बना रहे हो, जो भी विधि बना रहे हो, जो एक्ट बना रहे हो, उसके बारे में भी जानकारी हमें उपलब्ध कराइए। फिर तीसरा क्या है कि राष्ट्रपति कहेंगे कि मान लो कोई समस्या आ गई है और राष्ट्रपति कहेंगे भैया इस समस्या के बारे में आप मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाइए, तो भी कौन करवाएगा चर्चा? तो प्रधानमंत्री कराएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 78 क्या हो गया? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है राष्ट्रपति के प्रति। इतना ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, ये तो देख लिया हम प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का। अगर हम बात कर दे शपथ का, है ना, कि जो प्रधानमंत्री है वो शपथ उपत लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं तो किस बात का लेते हैं? तो इतना ध्यान रखेंगे कि जो प्रधानमंत्री होता है उसके शपथ के बारे में कोई उल्लेख नहीं है स्पेशल कि प्रधानमंत्री का शपथ क्या होगा। संविधान में सीधा साफ शब्दों में कुछ लिखा हुआ नहीं है, किंतु क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है एक मंत्री होता है, इसलिए जो प्रधानमंत्री है ना वो मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेता है। इतना ध्यान रखेंगे। यानी प्रधानमंत्री मंत्री पद की, है ना, गोपनीयता का शपथ लेता है। इतना ही ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, आज पीछे हम लोग देखे थे इस बात को। अब आगे क्या बोल रखा है कि प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है जिस सदन का वो सदस्य होता है। यानी प्रधानमंत्री है ना, तो दो बातें हैं, एक तो बहुमत दल का नेता कोई भी हो सकता है, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, किंतु प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। अगर नेता की बात करेंगे तो सदन का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन बहुमत दल के नेता की बात करेंगे तो हमेशा लोकसभा का हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए, है ना, अपनी इंदिरा गांधी जी चाहे मनमोहन साहब स्टार्टिंग में क्या थे, तो ये राज्यसभा से सदस्य थे, है ना, राज्यसभा से थे, और ये प्रधानमंत्री बने थे। तो जो इंदिरा गांधी जी थी, जो मनमोहन साहब थे, वो राज्यसभा के नेता थे, लेकिन लोकसभा में बहुमत दल के नेता थे। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक भैया। अब आ जाओ, जरा आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है, अब देखिए, अब अविश्वास प्रस्ताव। जैसे मान लीजिए जब नंबर कम हो जाता है प्रधानमंत्री का, या फिर लगता है सीटें कम है, तो जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का फ्लोर टेस्ट करवाती हैं कि भैया सरकार बहुमत में है कि नहीं है, सरकार चलने योग्य है कि नहीं है। अब इसी को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सरकार अगर लगे कि भैया नंबर कम है तो उस केस में है। तो आइए देख लेते हैं भाई अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद, है ना, ये क्या लिख दिया भाई, 75(3) में है। इसको ध्यान रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद 75(3) में है। क्या कहता है? और लोकसभा के नियम में है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख अनुच्छेद 75(3) में और लोकसभा के नियम दोनों जगह पे है। क्या बोल रखा है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया है
जिसके तहत है ना लोकसभा में विपक्षी दल अथवा अन्य सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री और उसके सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया जाता है। जब लगता है कि प्रधानमंत्री अल्पमत में है, सरकार चलने के योग्य नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक मेरे भाई, इसे ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, तो उस समय बात क्या होगी, है ना, उसको देख लेते हैं भाई। क्या होगा कि अविश्वास प्रस्ताव का पहले नोटिस जाएगा। नोटिस जाएगा तो क्या होगा कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय को दिया जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। यानी अविश्वास प्रस्ताव आपको लाना है ना, इसमें आपको नोटिस देना पड़ेगा जो लोकसभा सचिवालय है। उसके बाद क्या होगा कि प्रस्ताव का समर्थन। प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उस प्रस्ताव को लाने के पहले 50 सदस्य तैयार होने चाहिए, 50 लोग समर्थन में होने चाहिए, तभी वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस पर चर्चा होगा। चर्चा होने के बाद क्या होगा भैया, मतदान किया जाएगा। यानी चर्चा होगा और वोटिंग किया जाएगा, कितने लोग सरकार के पक्ष में है, कितने लोग सरकार के विपक्ष में है। अगर मान लीजिए सरकार के पक्ष में वोट कम पड़ा और विपक्ष में ज्यादा पड़ा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब सरकार बर्खास्त हो जाएगी, यानी सरकार गिर जाएगी। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब लगता है कि सरकार अल्पमत में है। लाने के पहले क्या होगा कि 50 लोग है ना प्रस्ताव के पक्ष में होने चाहिए। और प्रस्ताव कहाँ भेजा जाएगा, तो लोकसभा सचिवालय में भेजा जाएगा। प्रस्ताव जाने के बाद क्या होगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो क्या बुलाएंगे, है ना, चर्चा बुलाएंगे, बहस होगा। बहस होने के बाद क्या होगा, उस पर वोटिंग कराएंगे, जिसको फ्लोर टेस्ट बोलते हैं। कितना विधायक साथ में है या कितने सांसद साथ में है, कितने साथ में नहीं है। तो अगर मान लीजिए सरकार अल्पमत में आती है, उसको कम वोट मिलता है और विपक्ष वालों को ज्यादा हो जाता है, तो जो सरकार होगी ना वो भंग हो जाएगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। आगे क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम क्या होंगे। क्या बोला है कि सरकार का इस्तीफा हो जाएगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी पूरी सरकार गिर जाएगी। इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि नई सरकार का गठन हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के बाद नई सरकार का गठन किया जा सकता है या लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सबसे पहला काम ये होगा कि जो प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे, पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा, यानी सरकार खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, तो अगर विपक्ष को लगता है कि भैया हम सरकार बना सकते हैं, तो उन्हें मौका दिया जाएगा कि अब आप आइए और सिद्ध कीजिए कि आप, है ना, आपके पास नंबर है। तो ये होगा। अगर मान लीजिए विपक्ष को भी लगता है यार कि मैटर ठीक नहीं है और सत्ता पक्ष तो चली गई, तो इस केस में क्या किया जा सकता है कि पुनः चुनाव करवाने की बात हो सकती है। इसे ध्यान रखेंगे। लोकसभा को पूरी तरह से भंग किया जा सकता है और मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या बोला है कि अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपकरण है। इसको ध्यान रखेंगे, जो विपक्षी दलों को सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करती है। इसे ध्यान रखिएगा महोदय। ठीक मेरे भाई। अब आ जाओ जरा, ये तो हो गया। कितना बार लगा है जी। चलो भैया, अब हम बात करते हैं जो मंत्री परिषद है ना। तो केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना किस प्रकार होती है, कौन से मंत्री होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इन बातों को हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मंत्री परिषद की संरचना, तो मंत्री परिषद की संरचना यानी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले होंगे आपके कैबिनेट मंत्री, दूसरे हो जाएंगे आपके राज्य मंत्री और तीसरे हो जाएंगे आपके उप मंत्री। इसे ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मंत्री, उसके बाद क्या है आपका राज्य मंत्री और तीसरा हो जाएगा उप मंत्री। इन्हें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात कर लें कि मंत्री परिषद का आकार क्या होगा, तो 91 संविधान संशोधन 2008 के पहले, है ना, मंत्री परिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाना जाता था। यानी कि अगर लगता था कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा मंत्री बन जाता था, यानी ज्यादा लोगों से गठबंधन है तो मंत्रियों की संख्या ज्यादा होती थी।
लेकिन बाद में ये इसका मिसयूज होने लगा, तो फिर क्या हो गया कि मंत्रियों की संख्या को 15% कर दिया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो हम पीछे देखे ना हम लोग, तो इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई, कि मंत्री परिषद की संरचना कितनी होगी। तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, ठीक मेरे भैया, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अब आ जाओ जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि 15% लोग ही क्या बना जाएंगे, तो मंत्री बना जाएंगे। अगर हम राज्यों की भी बात कर दें तो राज्यों में भी कितना बना जाएंगे, तो 15% लोग ही राज्य अगर है तो राज्य विधान परिषद के 15% सदस्य ही मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन दिल्ली में 10% की व्यवस्था है। अगर दिल्ली की बात कर दें हम कि दिल्ली में कितने परसेंट लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो 10%। तो दिल्ली में 70 सीटें हैं। अब 70 सीटों में आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 7 लोग ही मंत्री बनते हैं दिल्ली में, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आइए, तो 15% लोग आपके अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं होगा। ये भारत सरकार यानी लोकसभा राज्यसभा मिला के। और उसके बाद है आपका दूसरा कि राज्यों की बात कर दे तो राज्यों में भी 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं, उस राज्य के है ना विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15%। लेकिन दिल्ली में कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रस्तावित है या प्रभावित है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है एवं उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इतना ध्यान रखेंगे। और जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से है ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया कैबिनेट मंत्री। मंत्री 3 प्रकार के देखे थे, तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री वे प्रमुख मंत्री होते हैं जिनको प्रमुख विभागों की है ना जवाबदेही दी जाती है, यानी जो जिम्मेदारी होती है, जो प्रमुख विभाग होते हैं उनसे संबंधित होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। अब उसमें भी कौन हो जाएंगे आपके, जैसे आपके है ना ये हो गए गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, पेट्रोलियम मंत्री हो गए, ये लोग क्या हो जाएंगे आपके, तो कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। क्या लिखा है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने अपने विभागों के प्रमुख होते हैं, और ये मंत्री परिषद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जो मंत्री परिषद है ना उसके सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब इनकी सहायता के लिए क्या होता है कि राज्य मंत्री तथा उप मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, यानी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी सहायता के लिए ही कौन होंगे, तो राज्य मंत्री और उप मंत्री हो जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब जैसे बात होती है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब कैबिनेट मंत्री हैं, अच्छे मंत्री लोग हैं, ठीक है। अब आओ भैया, अब हम बात कर दें कि जो शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय होता है वो कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा ही लिया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है आपका, जो कैबिनेट मंत्री है ना वो अनेक प्रकार की समितियां बनाते हैं, जैसे कैबिनेट राजनीतिक समिति हो गया, नियुक्ति संबंधी समिति हो गया, रक्षा मामलों की है ना समिति हो गया, निवेश से संबंधित समितियां हो गई। यानी कैबिनेट मंत्री आपस में मिलके तो कई सारे समितियां बनाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए, अगर हम बात कर दें कि राज्य मंत्रियों की, तो राज्य मंत्री की बात करें तो देखिएगा राज्य मंत्री क्या होता है, तो राज्य मंत्री के अंतर्गत 2 प्रकार के मंत्री आते हैं। एक वो मंत्री जो मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक, यानी कि स्वतंत्र रूप से दे दिया जाएगा कि मान लीजिए गृह मंत्रालय है तो उसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना, और आपका अगर वित्त मंत्रालय है तो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इनको क्या होगा कि स्वतंत्र रूप से कार्यभार दे दिया जाएगा कि भैया लो अपने हिसाब से संभालो, ठीक है। और दूसरे वो होंगे जो है ना उनके अधीन काम करेंगे, कैबिनेट मंत्रियों के अधीन काम करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। क्या बोल रखा है कि राज्य मंत्री के अंतर्गत 2 मंत्री आते हैं। एक वो मंत्री होते हैं जिन्हें मंत्रालय या विभाग की स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ऐसे मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। और दूसरे वो मंत्री होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक, वो हो जाएंगे आपके दूसरे मंत्री, यानी दूसरे मंत्री हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। तो अब देखो सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की है ना
बैठक में भाग नहीं लेते हैं। यानी जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें जो राज्य मंत्री होते हैं, चाहे स्वतंत्र प्रभार वाले चाहे बिना स्वतंत्र प्रभार वाले, ये लोग भाग नहीं लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब जो तीसरे लेवल के मंत्री हैं उनको उप मंत्री कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उप मंत्री क्या करते हैं, तो जो प्रशासनिक कार्य होता है ना मेरे भाई, प्रशासनिक कार्य उसका निर्वहन करते हैं। और जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठक में ये लोग भी भाग नहीं ले सकते, इतना ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या देखा कि कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद हमने देख लिया है उप मंत्री। तो कैबिनेट, राज्य और उप, यानी कैबिनेट सबसे बड़ा होगा, समझो आप ये कैबिनेट ले लेते हैं, है ना, ये हो गया कैबिनेट मंत्री। अब इसकी सहायता के लिए क्या होगा, तो आपके राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री हो जाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे। राज्य मंत्रियों में भी दो तरह के लोग हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार वाले और एक आपके राज्य मंत्री, यानी कोई विशेष काम दे दिया जाएगा उनको, है ना। ये लोग कुल मिलके काम किसका करेंगे, तो जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका काम करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनमें भी एक ग्रुप और बनाया जाएगा कि जो मेन मेन मंत्रालय है ना, जो प्रमुख मंत्रालय, जैसे कैबिनेट मंत्री तो होते तो बहुत सारे हैं, तो उसमें भी जो प्रमुख मंत्रालय है उन मंत्रालय के जो मंत्री हैं या फिर जो सरकार है, सरकार के जो परिवार वाले हैं उनके जो लोग हैं, उन सभी को मिला के एक कैबिनेट या किचन कैबिनेट बनाया जाता है। इसे आंतरिक कैबिनेट कहा जाता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। देखो आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट क्या होता है, तो 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय होता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो प्रधानमंत्री है तो ये मेन मेन मंत्रियों का एक समूह होगा, है ना। जैसे आपके क्या हो गए कि गृह मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय हो गया, पेट्रोलियम मंत्रालय हो गया, ये सब जो मेन मेन मंत्रालय है, सूचना मंत्रालय, रेल मंत्रालय हो गया। तो इनके जो मंत्री हैं 15 से 20, ये लोग एक अलग से अपना ग्रुप बना देंगे जिसको किचन कैबिनेट कहते हैं। मेन यही फंक्शन में होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब देखो इसका जो मुख्य मुख्य होगा ना, मुख्य प्रधानमंत्री होगा, इसको ध्यान रखेंगे। बोल रखा है कि औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है आपका कौन सा, तो किचन कैबिनेट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा, यानी अगर आपका किचन कैबिनेट है तो सलाह के लिए होगा, काम के लिए होगा, तो जो कैबिनेट मंत्री है ना उनके अलावा और कौन होगा, तो जो प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य हो जाए, प्रधानमंत्री जिसको पसंद करते हो, कोई उनका मित्र हो जाए या कोई और व्यक्ति हो जाए, मित्र हो जाए, उनके परिवार के कोई सदस्य हो जाए, तो ये लोग भी शामिल हो सकते हैं। यानी जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो तो रहेंगे, ठीक, उसके अलावा जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र लोग हैं या फिर प्रधानमंत्री के जो मित्र लोग हैं या फिर जो प्रधानमंत्री के परिवार वाले हैं, वो लोग भी शामिल हो सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। तो हमने देख लिया है क्या कि मंत्रिमंडल क्या होता है, राज्य मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री कौन होते हैं, किचन कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, हमने इन सबको देख लिया। अब बात आती है कि भैया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। ये दो शब्द हैं, देखने में तो एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आइए समझते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। क्या लिखा है कि मंत्री परिषद, है ना, मंत्री परिषद में मंत्रियों की तीनों श्रेणियां आती हैं। यानी मंत्री परिषद टोटल जो है ना आपके, चाहे कैबिनेट वाले हो जाएं, चाहे राज्य मंत्री हो जाए, चाहे उप मंत्री हो जाए, इनको क्या कहते हैं, तो मंत्री परिषद कहते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, जो मेन फंक्शनिंग वाले होते हैं, उनको मंत्रिमंडल कहा जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है कि जो मंत्री परिषद है वो संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में इसका जानकारी दिया गया है और एक संवैधानिक निकाय है। मंत्री परिषद संवैधानिक निकाय है, लेकिन क्या बोला है कि मंत्रिमंडल जो है वो लघु निकाय है और संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 352(3) में रखा गया था, ठीक। तो 352(3) में रखा गया है मंत्रिमंडल, जबकि अनुच्छेद 74 और 75 में है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद बड़ा होता है और मंत्रिमंडल छोटा होता है। पावरफुल मंत्रिमंडल होता है
मंत्रिपरिषद कम पावरफुल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या बोला है कि जो मंत्री है ना परिषद है वो बड़ा निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री होते हैं, जो छोटा निकाय है और पावरफुल है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, जो मंत्रिमंडल है यानी मंत्री परिषद है, इस बड़ा निकाय होगा, 60 से 70 मंत्री होते हैं, और समय और परिस्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री के आकार है ना, इसके आकार को घटा बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि चुनाव आ गया है तो ज्यादा मंत्री बना दे, है ना। ऐसा ही तो होता है शुरू में कि मंत्री कम बनाए जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो मंत्रालय का विस्तार किया जाता है। तो ये मंत्री परिषद वालों का हो गया। लेकिन जो मंत्रिमंडल है ना, यह एक निकाय की तरह एक सिस्टम है, जिसमें सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करनी होती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप है ना सामूहिक होते हैं, यानी जो भी एक्शन होगा ना मंत्रिमंडल का वो सामूहिक होगा, इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो मंत्री परिषद होती है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा, हमने क्या देखा एक बार वापस देख लेते हैं, है ना। कि हमने देखा है प्रधानमंत्री के बारे में, यानी प्रधानमंत्री क्या है, तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, हमने ये देख लिया है। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं, हमने इस बात को देख लिया है। उसके बाद हमने ये देखा है कि पहले ये व्यवस्था थी कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्री परिषद की सलाह को अनिवार्य रूप से मानते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस बात को खत्म कर दिया गया, और उसमें एक बात जोड़ दी गई कि मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हमने ये सब बातें देख लिया। फिर हमने क्या देखा मेरे भाई, है ना, कि जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसे ध्यान हमने देखा है। फिर हमने ये देखा है कि जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री हैं इनको नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं। यानी जो अन्य मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं और शपथ दिलाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कोई व्यक्ति अगर मंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो ठीक है बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता दिलानी होगी। फिर हमने ये देखा है कि जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि है ना ये संसद का अधिकार होगा कि जो मंत्री हैं उनको वेतन भत्ते या सुविधाएं कितनी दी जाएंगी। ठीक मेरे भाई। प्रधानमंत्री पद की योग्यता के बारे में हमने देख लिया है। हमने क्या देखा है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी योग्यता के बारे में संविधान में स्पेशल कुछ लिखा नहीं है, मगर जो प्रधानमंत्री है वो एक मंत्री होता है, इसलिए प्रधानमंत्री पद की वही योग्यता होगी जो मंत्री पद की योग्यता होती है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। उसके बाद हमने क्या देखा है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 352(3) में है, और कब जोड़ा गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा। फिर उसके बाद हमने अनुच्छेद 77 में देख लिया कि है ना राज्य यानी केंद्र सरकार अथवा संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, और राष्ट्रपति के नाम से किए गए आदेश और लिखित दस्तावेजों की जांच होती है, यानी प्रमाणित किया जाता है। और जब कोई दस्तावेज प्रमाणित हो जाता है तो फिर उसकी वैधता पर कोई भी हम प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो विभागों का बंटवारा करते हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे संबंधी जो कार्य आवंटन के नियम है वो कौन बनाता है, तो राष्ट्रपति बनाता है। हमने ये भी देख लिया है। ठीक मेरे भाई। अब आइए उसके बाद हमने है ना अनुच्छेद 78 देखा है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होगा, इस बात को हमने देख लिया। तो 3 बातें मिली कि जो राष्ट्रपति अगर मांगेंगे कि देश की शासन व्यवस्था कैसी चल रही है तो प्रधानमंत्री जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद हमने ये देखा है कि अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, विधि निर्माण हो रहा है, तो प्रधानमंत्री इस बात की भी जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। तीसरी बात हमने ये देखा कि राष्ट्रपति अगर कहेंगे कि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाना है तो प्रधानमंत्री चर्चा कराएंगे। ठीक। उसके बाद हमने देखा है अविश्वास प्रस्ताव। अगर विपक्ष को लगता है कि जो सरकार है वो अल्पमत में है, सरकार के पास बहुमत नहीं है,
तो जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले क्या होगा कि 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अब ये 50 सदस्यों के समर्थन वाला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय को भेजा जाएगा और उसके बाद क्या होगा भैया कि है ना, प्रस्ताव का समर्थन 50 लोग करेंगे। उसके बाद क्या है कि जो लोकसभा सचिवालय है वहां से बात कहाँ जाएगी, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगी और जो लोकसभा अध्यक्ष महोदय हैं ये चर्चा करवाएंगे इस बात पर, प्रस्ताव पर कि भैया सरकार रहेगी नहीं रहेगी, अल्पमत में है कि नहीं है। फिर उसके बाद मतदान होगा। मतदान होने के बाद अगर सरकार बच जाती है, सरकार के पास बहुमत सिद्ध हो जाता है तो सरकार चलेगी। और अगर ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार अल्पमत में आ जाएगी, तो पूरी सरकार खत्म हो जाएगी। वापस क्या होगा, या तो जो विपक्ष वाले हैं वो सरकार बनाएंगे गठबंधन करके, या अगर लगता है कि गठबंधन करना या फिर सरकार बनाना मुश्किल काम है कि पार्टियां एक साथ नहीं आ रही हैं, तो पुनः लोकसभा भंग करके नया चुनाव हो जाएगा। इस बात पे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ जरा। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, ये तो पूरी मंत्रिमंडल के खिलाफ आ सकता है, सरकार के खिलाफ। अगर किसी एक मंत्री स्पेशल, चाहे वो है ना आपके गृह मंत्री हो जाए, चाहे आपके विदेश मंत्री हो जाए, चाहे आपके है ना कोई सा भी मंत्री हो जाए, तो अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और पास हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। उसके बाद हमने देख लिया है कि कैबिनेट मंत्री यानी मंत्री परिषद की संरचना के बारे में। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, ये जो महत्वपूर्ण 15 से 20 मंत्री होते हैं इन्हीं को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, जो है ना महत्वपूर्ण मंत्रालय है उनके जो मंत्री हो गए। उसके बाद राज्य मंत्री क्या होगा, तो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। अब राज्य मंत्रियों में 2 प्रकार के होंगे, एक होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये लोग क्या होता है कि मान लीजिए गृह मंत्रालय है तो उसके अंतर्गत ही क्या होगा, एक राज्य गृह मंत्रालय हो जाएगा। विदेश मंत्रालय है तो उसके अंतर्गत राज्य विदेश मंत्रालय हो जाएगा। अब वहां पे आपका राज्य मंत्री बैठेगा। अब राज्य मंत्री जो बैठेगा, अगर वो स्वतंत्र प्रभार वाला है तो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, फिर वो फॉरवर्ड करेगा आगे में। अगर आपका सहायता वाला है तो वो केवल सहायता करेगा। ठीक मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे। उप मंत्री क्या होते हैं, कोई विशेष काम के लिए उप मंत्री बनाए जाते हैं, इनको विशेष मामले दिए जाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात है ना समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर लगता है कि कोई जानकारी मिली है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए जब आप पूरा देखेंगे, शुरू से देखेंगे है ना, तभी तो बात तो आपको समझ में आएगी। आप थोड़ा सा देख के अगर भाग जाएंगे तो बात आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय श्री राम।